वंदे मातरम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 18 टोपी। पाठ की चर्चा करने के पहले हम मुख्यतः 3 बिंदुओं पर पाठ की चर्चा करेंगे। पाठ के लेखक, पाठ का सारांश, पाठ का परिचय और पाठ के प्रश्न उत्तर। सबसे पहले आया पाठ के लेखक। इस पाठ के लेखक हैं संजय और इनका जीवन परिचय है। इनका जन्म हुआ था 25 जनवरी 1961 भोजपुर, बिहार में। इनकी भाषा हिंदी है और इन्होंने कहानी विधाओं पर ही रचना की है, कहानियां ही लिखी हैं इन्होंने। उनकी मुख्य रचनाएं हैं कॉमरेड का कोट और नंगा। इन्हें एक सम्मान मिला, कृष्ण प्रताप स्मृति पुरस्कार। ये अभी जीवित हैं और इस समय वो बिहार में हैं। ये था उनका जीवन परिचय। अब आता है पाठ परिचय यानी पाठ प्रवेश या पाठ परिचय। संजय जी की कहानी टोपी एक लोक कथा है। इस कहानी के द्वारा लेखक ने सामाजिक समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया है। यह कहानी शासक वर्ग से जनता के संबंधों की समीक्षा करती है। लेखक ने इस कहानी में एक नन्ही गौरैया के दृढ़ निश्चय, पक्के इरादों और उसकी कोशिश और प्रयासों का वर्णन किया है। लेखक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को नन्ही गौरैया से प्रेरित होकर अपने जीवन को सफल और अर्थपूर्ण बनाने का प्रयास करना चाहिए। लेखक ने राजा और उसके मंत्रियों का जनता के ऊपर दबाव बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है कि किस तरह से राजा जनता का शोषण करते हैं। एक छोटी गौरैया भी राजा का सच सबको, सभी जनता के सामने ला सकती है, यह दिखाया गया है। लेखक ने यह समझाने का प्रयास भी किया है कि सबको उसके काम के बदले उचित मेहनताना या मजदूरी मिलनी चाहिए। पूरी मजदूरी अगर मिलेगी तो काम उतना ही उत्तम तरीके से होगा और काम करने में उतनी ही खुशी भी होगी को तभी काम को पूरी ईमानदारी के साथ और खुशी खुशी के साथ किया जा सकता है। यानी इस कहानी में मुख्यतः 2 बिंदुओं पर चर्चा हुई। एक तो गौरैया के माध्यम से कार्य करने की प्रेरणा, लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा, और दूसरा राजा के चरित्र के माध्यम से मजदूरों को उनकी उचित मजदूरी मिलना चाहिए, इस बात पर चर्चा की गई है। अब आता है पाठ का सारांश। हमारे यहाँ पाठ का सारांश। यह कहानी एक गौरैया के जोड़े की है। उन दोनों में बहुत प्रेम था। एक साथ ही दाना चुगने के लिए सुबह से निकल जाते और शाम होते होते अपने घोंसले में वापस आ जाते। और जब शाम को घर वापस आते तो थके हारे रहते थे। बैठ करके वो किसी न किसी विषय पर चर्चा किया करते थे। एक बार मादा गौरैया ने किसी मनुष्य को कपड़ा पहने देखा और उसकी प्रशंसा की, तो उस पर उन दोनों में चर्चा होने लगी, आदमी को वस्त्र पहनने की बात को लेकर। नर गौरैया के अनुसार से मनुष्य के ऊपर कपड़े नहीं अच्छे लगते हैं। मनुष्य कपड़े पहन लेता है तो उसकी वास्तविक सुंदरता ढक जाती है, जबकि मादा गौरैया का मनुष्यों के कपड़ा पहनने के पक्ष में थी कि कपड़ा पहनने से उनकी सुंदरता खिलती है। देखो, मनुष्य न जाने कितने अच्छे अच्छे रंगों के और सुंदर सुंदर कपड़े पहनता है। यानी दोनों के बीच में पक्ष और मनुष्यों के कपड़े पहनने की बात को लेकर पक्ष और विपक्ष में बहस होने लगी। इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि मादा गौरैया ने एक बार एक मनुष्य को टोपी पहने देख लिया था। मादा गौरैया को भी टोपी पहनने का मन करता है। नर गौरैया कहता है कि हमें वस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं, हम तो ऐसे ही ठीक हैं। मगर मादा गौरैया अपनी जिद की पक्की थी। उसने जो निश्चय कर लिया कि वह टोपी बनवाकर ही दम लेगी।
एक दिन उसे क्या हुआ कि अपने इस लक्ष्य को पूरा करने का अवसर मिल गया। एक दिन उसे दाना चुगते चुगते एक कचरे के ढेर पे एक रुई का टुकड़ा मिला, जिसे वह लेकर के धुनिया के पास ले जाकर धुनवाती है। फिर सूत कतवाने के लिए कोरी के पास ले जाती है तथा दोनों को बनवाई आधा आधा हिस्सा मजदूरी में दे देती है। गौरैया धागा बनवाने के बाद बुनकर के पास जाती है और बुनकर को कपड़े का आधा हिस्सा मजदूरी देकर अपना कपड़ा लेकर के दर्जी के पास जाती है। उसे भी उसी मजदूरी का आधा मजदूरी देने का वादा करती है और उससे 2 टोपियां बनवा लेती है। दर्जी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि आज तक उसे अपने कार्य की मजदूरी मिली ही नहीं थी। तो बहुत खुश होकर के वह टोपी में अपनी ओर से 5 फुंदने जोड़ देता है, 5 उसमें ऊन के फूल लगा देता है। चिड़िया की टोपी बहुत सुंदर बनी। चिड़िया के मन में राजा से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई, क्योंकि एक बार नर गौरा ने कहा था कि टोपी तो मनुष्यों का राजा पहनता है। तो उसने सोचा कि मेरे पास तो टोपी आ गई तो मैं भी राजा हो गई, तो क्यों ना शहर के राजा को मैं अपनी टोपी दिखाऊं। चिड़िया राजा के महल पहुंची। राजा छत पर मालिश करवा रहा था। चिड़िया ने राजा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। राजा को क्रोध आ गया। उसने सैनिकों को उस चिड़िया को मारने के लिए कहा, पर सैनिकों ने उसे मारा नहीं। राजा के कहने पर उसकी टोपी छीन ली। राजा उसकी सुंदर टोपी देखकर हैरान था कि उस चिड़िया के पास इतनी सुंदर टोपी कहां से आई। राज्य मेरा है, सारे कामगार सारी प्रजा मेरी है, तो इसके पास इतनी सुंदर टोपी कहां से आई। उसने अपने सेवकों द्वारा उस दर्जी को बुलवाया जिसने इसकी टोपी सिली थी। दर्जी जब राजा के पास उपस्थित हुआ तो उससे पूछा गया, तो उसने बताया कि महाराज, कपड़ा इतना उत्तम था, उम्दा था, अच्छा था, इसलिए टोपी इतनी अच्छी बनी। इसी प्रकार क्रमशः बुनकर, कोरी और धुनिया को बुलावा भेजा गया। उन्होंने बताया कि उन्हें बहुत अच्छा काम किया, इसलिए किया क्योंकि उन्हें मजदूरी बहुत अच्छी मिली। चिड़िया ने राजा से कहा कि उसका सारा कार्य पूरी कीमत चुकाकर करवाया है। वह राजा पर आरोप लगाती है कि यह राजा तो कंगाल है, ये तो अपने प्रजा को अपने काम करने वाले को अपनी उनकी मजदूरी भी नहीं देता है। इसके पास तो इसका कोष खाली हो चुका है, तभी तो यह प्रजा को बहुत सताता है, उन पर कर लगाता है, और तभी उसकी टोपी भी छीन ली है, क्योंकि वह खुद इतनी अच्छी टोपी नहीं बनवा सकता है, इसके पास कोष है ही नहीं। राजा को ऐसा लगा कि चिड़िया को कैसे पता चला, नन्ही सी चिड़िया को, कि मेरा राजकोष खाली है, मेरे पास धन नहीं है। उसने सोचा कि इससे ज्यादा उलझूंगा तो ये मेरी और सारी पोल खोल देगी, इसलिए उसने चिड़िया की टोपी वापस कर दी। चिड़िया राजा को डरपोक डरपोक कहती हुई निकल जाती है। तो राजा सोचता है कि ठीक है, ये मेरी बेइज्जती करे ठीक है, लेकिन अगर मैं इससे ज्यादा मुंह लगूंगा तो ये मेरी पूरी पोल खोल देगी, मेरी पूरी इज्जत उछाल देगी, क्योंकि उस समय राज्य के सभी लोग इकट्ठा हो गए थे। अंत में चिड़िया ने उसे डरपोक डरपोक कह के चिढ़ाया और उड़कर चली गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मतलब कहानी से सीख क्या मिलती है कि हमें दो चीजें सीख मिलती हैं। एक तो चिड़िया की तरह कर्मठी होना चाहिए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। लक्ष्य अगर मन में रहेगा तो प्राप्त करने के रास्ते अपने आप मिलते चले जाएंगे। कहा भी गया है, जहां चाह वहां राह। दूसरा, कि अगर किसी कारीगर को, मेहनत करने वाले को, मजदूरों को उनकी मजदूरी उचित मेहनताना मिलेगा तो वह काम पूरी ईमानदारी, लगन और खुशी खुशी के साथ अच्छा और उम्दा काम का प्रदर्शन करेंगे। यह है आपके कहानी का सारांश। अब आया कहानी के प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा। कहानी से आगे का पहला
कहानी से का पहला प्रश्न, गौरैया और गौरा के बीच किस बात पर बहस हुई? गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला? गौरैया और गौरा के बीच आदमी के मनुष्य के वस्त्र पहनने की बात को लेकर बहस हुई। गौरैया के अनुसार वस्त्र मनुष्य के रक्षक और सुंदरता बढ़ाने वाले हैं, जबकि गौरा का मानना था कि वस्त्र मनुष्य की हैसियत को दर्शाते हैं और उन्हें कुरूप बनाते हैं। गौरैया की इच्छा टोपी पहनने की थी। उसे अपनी इस इच्छा को पूर्ण करने का अवसर तब मिला जब घूरे पर दाना चुगने के क्रम में उसे रुई का एक फाहा यानी टुकड़ा मिल गया और उसे धुनिया कोरी बुनकर और दर्जी की सहायता से उसकी एक सुंदर सी टोपी बनवा ली। अपनी उसे इच्छा पूरी करने का अवसर मिला और उसने अपनी इच्छा पूरी कर ली। दूसरा प्रश्न है, गौरैया और गौरा के बहस के तर्कों को एकत्र करें, उन्हें संवाद के रूप में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए 4 या 5 तर्क हैं। उसके आधार पर छात्र संवाद स्वयं लिखेंगे। तर्क कुछ इस प्रकार हैं। गौरा और गौरैया के मध्य निम्नलिखित 4 बातों को लेकर तर्क हुए। नंबर 1, मनुष्य द्वारा वस्त्र पहनने पर। नंबर 2, गौरैया द्वारा टोपी पहनने की इच्छा जताने पर। नंबर 3, गौरैया को रुई का फाहा मिलने पर। नंबर 4, गौरैया द्वारा टोपी धारण करने के पश्चात। इन मुद्दों पर गौरा और गौरैया के मध्य हुए संवाद को लिखना है। इसका संवाद छात्र स्वयं लिखेंगे। अब आया प्रश्न 3, टोपी बनवाने के लिए गौरैया किस किस के पास गई? टोपी बनने तक का एक एक कार्य को लिखें। टोपी बनवाने के लिए गौरैया बारी बारी से धुनिया, कोरी, बुनकर और दर्जी के पास गई। गौरैया रुई का फाहा लिए सर्वप्रथम धुनिया के पास पहुंची। गौरैया की ओर से आधी रुई मेहनताना के रूप में दी जाने की बात सुनकर धुनिया ने रुई धुन दी। तब गौरैया धुनी हुई रुई को लेकर कोरी के पास पहुंची। कोरी ने भी आधा सूत मेहनताना लेकर अच्छा उम्दा लच्छेदार सूत काट दिया। गौरैया ने इसी प्रकार आधे वस्त्र बुनकर को देकर उससे अच्छा मोटा उम्दा कपड़ा बुनवा लिया और अंततः टोपी बनवाने के लिए दर्जी के पास गई। बुनकर द्वारा बुने गए वस्त्र से 2 टोपियां बनाकर एक रखने की बात सहर्ष स्वीकारते हुए दर्जी ने गौरैया के लिए 5 फुंदने वाली एक सुंदर सी टोपी बना दी। इस तरह से गौरैया की टोपी का निर्माण हो गया। अब है नंबर 4, गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने क्यों जोड़ दिए? गौरैया ने दर्जी को कपड़ा देते हुए उससे कहा था कि इसकी 2 टोपियां बना दो, जिनमें तुम एक रख लेना और एक मुझे दे देना। दर्जी को अब तक इतना अच्छा सौदा हाथ ना आया था। कभी उसे किसी कार्य के लिए मजदूरी नहीं मिली थी। तो उसने सोचा, उसने खुशी खुशी उसके लिए एक सुंदर सी टोपी सिल दी और उसमें अपनी ओर से 5 फुंदने भी जड़ दिए ताकि वह टोपी अद्वितीय बन जाए। उसने इसलिए जड़े क्योंकि उसको उचित मजदूरी मिली और वो बहुत खुश हो गया था। ये 5 प्रश्न आपके हो गए कहानी से का। कहानी से आगे, कहानी से आगे में क्वेश्चन नंबर 3,
गौरैया के स्वभाव से प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तर्क सहित उत्तर लिखिए। आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। गौरैया की सोच सकारात्मक थी, साथ ही साथ उसमें उत्साह भी कूट कूट कर भरा हुआ था। तभी तो उसने टोपी बनाने का दृढ़ निश्चय किया, और जब उसे घूरे पर रुई का फाहा मिला तो वो बहुत खुश हो जाती है। उसे लेकर बारी बारी से धुनिया, कोरी, बुनकर और अंत में दर्जी के पास पहुंचती है। इन सबके राजा के कार्य में व्यस्त रहने के बावजूद वह उनकी मदद से रुई के फाहे को टोपी की शक्ल देने में सफल हो जाती है और टोपी पहनने की अपनी इच्छा की पूर्ति कर लेती है। यह सब तभी संभव हो पाया जब उसके अंदर इस कार्य को करने का उत्साह था। इससे स्पष्ट होता है कि सफलता की प्राप्ति के लिए उत्साह का होना आवश्यक है। गौरैया की इस कहानी से हम सबको उत्साहपूर्वक कर्म पथ पर डटे रहने की सीख मिलती है। यदि हम किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए प्रबल चाह के साथ साथ उत्साहपूर्वक कार्य करें, यानी मन में चाह होगी और दृढ़ निश्चय होगा और उत्साह से हम उस कर्मठी बन के उसका कार्य करेंगे, तो हमें भी अवश्य ही अपने कार्य में सफलता मिलेगी। अतः सफलता की चाह के साथ साथ उत्साह का होना भी बहुत आवश्यक है। आप केवल मानने से नहीं कि हम ये कार्य कर लेंगे, उसके लिए हमें तत्पर, हमें कर्म गतिशीलता होना, उत्साह होना, ये भी बहुत जरूरी है। तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है अनुमान और कल्पना का क्वेश्चन नंबर सेकंड। यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते, तब गौरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता? तो इसका उत्तर आप इस तरह लिख सकते हैं कि यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते, यानी सबको उनकी पूर्ण रूप से उनके कार्य की मजदूरी मिल रही होती, तो वो गौरैया का कार्य पहले नहीं करते। पहले वह राजा का काम पूरा करते, उसके बाद वो गौरैया का कार्य करते। यह भी संभव है कि राजा का कार्य करने के बाद वह गौरैया का कार्य मुफ्त में भी कर देते, लेकिन करते तभी जब राजा का काम पूरा हो जाता, क्योंकि उन्हें मजदूरी मिल रही थी। अब है मूल्य पर अतिरिक्त प्रश्न और मूल्य परक प्रश्न। अतिरिक्त प्रश्न में प्रश्न आप लोगों को लिखवाया गया है। अतिरिक्त प्रश्न का, राजा गौरैया के समक्ष शर्मिंदा क्यों हुआ? इस पूरी कहानी में जब अंत में जब राजा से मिलने जाती है, राजा के लिए जिन जिन वाक्यों का प्रयोग करती, जहां जहां राजा को शर्मिंदगी महसूस हुई, वही वाक्य को आपको छांट करके लिखना है। राजा गौरैया के समक्ष शर्मिंदा होने के निम्नलिखित कारण थे। पहला तो यह था, जब राजा मालिश करवा रहा था और वो चिड़िया कंगूरे पर, महल के कंगूरे पर जाकर बैठी थी, तो उसने उसे शर्मिंदा किया कि मैंने टोपी पहनी है और राजा के सर पे टोपी नहीं। दूसरा, जब राजा ने गौरैया की टोपी की खूबसूरती देखी और वो चिढ़ गया, उसे मसलने जा रहा था पैर से, लेकिन टोपी की खूबसूरती देख करके उसको भी शर्म आ गई। तीसरा, जब गौरैया ने राजा को यह एहसास करवाया
कि वह कारीगरों से मुफ्त में काम करवाता है, इसीलिए तो उसका कार्य अच्छा नहीं होता। राजा को यह एहसास करवाया तब राजा को वहां पर भी शर्म आई। चौथा, जब गौरैया ने राजकोष में कम धन होने की पोल खोली, यानी राजा को कंगाल होने की पोल खोली, तब राजा शर्मिंदा हुआ। पांचवा, जब राजा ने गौरैया की टोपी वापस की, तब गौरैया ने उससे डरपोक कहा, तब भी राजा शर्मिंदा हुआ। तो ये 5 वाक्य ऐसे थे, 5 ये इन जगहों पर राजा को शर्मिंदगी महसूस हुई, वही 5 वाक्य आपको क्रम वाइज लिखने हैं। यहाँ ये आपका था अतिरिक्त प्रश्न। अब आया मूल्य परक प्रश्न। मूल्य परक प्रश्न, आपके अनुसार, प्रश्न ऐसा है, आपके अनुसार टोपी कहानी के राजा को कैसा होना चाहिए? इसमें आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, और मेरे अनुसार टोपी कहानी में वर्णित राजा, जो पहले तो जो टोपी कहानी में जैसा राजा है उसका हमको कैरेक्टर बताना है, उसके बाद हमारे हिसाब से कैसा होना चाहिए वो हम बताएंगे। तो हमारे हिसाब से टोपी कहानी में जो राजा है, जिस राजा के बारे में बताया गया है, वो एक ऐशो आराम का जीवन गुजारता था। एक ओर तो वह उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, घूमने पर बहुत ज्यादा फालतू ज्ञान आवश्यक खर्च करता था, तो दूसरी ओर प्रजा का शोषण करता था, उनको उचित मजदूरी नहीं देता था, उनसे सभी प्रकार के कार्य को वो मुफ्त में करवाया करता था। उनसे वो मुफ्त में ही काम करवाता रहता था, और प्रजा ना चाहते हुए भी डर से उसके काम कर देती थी। ये तो इस कहानी में जो वर्णित राजा है उसका चरित्र था। अब हमारे हिसाब से राजा ऐसा होना चाहिए जो प्रजा को प्यार करे, दूरदर्शी हो, उदार, समझदार, शिक्षित यानी पढ़ा लिखा हो, पराक्रमी हो, निस्वार्थी हो और दयावान हो। राजा को ऐसे राज्य की स्थापना करनी चाहिए जहां सबको उनके कार्य का उचित मेहनताना मिले, उचित मजदूरी मिल सके, सबको न्याय मिल सके, सबका सम्मान हो सके, राज दरबार में चापलूसों का, चाटुकारों का बोलबाला ना हो, प्रजा राजा को और राजा प्रजा को प्रिय हो, एक दूसरे को प्यार करते हो, सम्मान करते हो, देश की सेना व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था इतनी मजबूत हो कि देश की सीमा पूर्णतया सुरक्षित हो। तो मेरे हिसाब से राजा ऐसा होना चाहिए। यह था आपका पाठ 18 टोपी का महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर, लेखक परिचय और सारांश और पाठ का परिचय। इसको सुने और पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें।